हेलो छात्रों, आज एक नए सब्जेक्ट के साथ क्लास 5 के पाठ वही देश है मेरा लेकर आया हूं। आज आप लोगों को संतोष सर के साथ अच्छे से और सुंदर ढंग से याद हो जाने वाली ये कविता को मैं एक अलग प्रकार से आप लोगों के सामने व्यक्त करूंगा, जिससे जल्दी से जल्दी याद भी हो जाए और इसके अर्थ भी हम समझ लें। छात्रों, आप लोग जानते हैं कि हमारा देश कैसा है। हमारा देश अखंडता में एकता का देश है, अखंडता में खंडता में अखंडता है, अनेकता में एकता है। तभी तो हम कहते हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष वासा सारे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। यह हमारा भारत। जी हाँ, ये भारत हमारा देश जो खंडता में अखंड है। खंड खंड तो दर्शित होता है, लेकिन अखंड है, अनेकता में एक है। और इस देश की जब व्याख्या हम लोग करते हैं, वही देश है मेरा, गर्वान्वित होने वाली बात होती है जब हम अपने देश की व्याख्या करते हैं। आइए अपने देश के बारे में देखें क्या है हमारे देश में। इस पाठ के अंतर्गत हमें संप्राप्ति, अधिगम संप्राप्ति, लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या हैं, किन किन चीजों को हमें लर्न करना है, सीखना है। लर्न का अर्थ होता है सीखना। अधिगम संप्राप्ति, भारत के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानना। भारत के भौगोलिक विशेषताओं, भौगोलिक आप समझते हैं भूगोल से। भूगोल अर्थात धरा पर क्या क्या कहां कहां वर्तमान स्थिति में है, भौगोलिक स्थितियां क्या है। तो यहां सागर हैं, नदियां हैं। ध्यान दीजिएगा, सागर में भी पानी का विशाल स्रोत सागर, परंतु खारा पानी। नदियों में भी पानी का एक बड़ी स्रोत नदियां होती हैं। नदी स्त्रीलिंग शब्द है, सागर पुल्लिंग शब्द है। कितनी विभिन्नताएं हैं, परंतु यह जलाशय, जल के बड़े बड़े स्रोत, यह हमने नहीं बनाया। यह प्रकृति का उपहार है हम जीवों के लिए, हम सभी धरा पर स्थित जीवों के लिए। यह हमारी भौगोलिक स्थिति है। हमारे देश में कुल 6 ऋतुएं होती हैं। हमारे देश में फल फूल सब्जी की खेती, इतनी उन्नत खेती पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है। और यह भौगोलिक स्थिति है। हमारे देश में पहाड़ है, पर्वत है, हिमालय जैसा विशालतम पहाड़, जिसकी उपमा किसी अन्य पहाड़ से, पर्वत से नहीं की जा सकती। सबसे ऊंची चोटी हिमालय की एवरेस्ट चोटी जो पूरी दुनिया जानती है, वह हमारे देश में है। हमारे देश में हिमालय एक विशाल उद्घोषक है, जो उत्तर दिशा से एक स्वयं ही अपने आप को स्थित रखता है और हमारे देश की सुरक्षा करता है। देशभक्ति और देश प्रेम को समझना, और इस आधार पर हम देशभक्ति और देश प्रेम की महत्ता को समझते हैं। अपनी मातृभूमि के लिए गौरव महसूस करना, और अपनी मातृभूमि कहा जाता है जहां हम जन्म लेते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु हम क्या नहीं करते। हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपनी अखंडता की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए दिन रात एक करके खड़े रहते हैं। हमारे देश के सैनिक, जिनको जितना बार भी सलाम किया जाए कम होता है, क्योंकि ये सैनिक वो होते हैं जो सियाचिन की ठंडक में भी कहते हैं कि आज थोड़ी गर्मी कम है, और रेगिस्तान की जलती रेत में कहते हैं कि आज थोड़ी गर्मी अधिक है, ठंड कम है। अर्थात उन्हें
रेगिस्तान की तपन झुका सकती है, न सियाचिन की ठंडक झुका सकती है। वो तो सिर्फ जानते हैं स्वयं को आगे बढ़ाना, अपने देश, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाना। जिस सियाचिन में नसों के अंदर खून जम जाते होंगे, उस सियाचिन में हमारे देश के सैनिक, जाबाज सैनिक, जिनके भरोसे हम अपने घरों में आजाद रहा करते हैं, वह इंजॉय करते हुए अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इंजॉय बड़ा अच्छा लगता होगा सुनने में, लेकिन जो उन्हें कष्ट होता होगा, जो उनकी व्यथा होगी, वह उस व्यथा का सरल और सहज रूप से हम अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए हमारे सैनिक महान हैं और उनके ऊपर हम गर्व करते हैं। अगला है कविता पढ़ना तथा उसका अर्थ समझना। ये तो स्वाभाविक है, हम छात्र हैं तो हम कविता को पढ़ें और उसका अर्थ समझें। यह हमारे देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, देशभक्ति और देश प्रेम को समझना, अपनी मातृभूमि के लिए गौरव महसूस करना तथा कविता पढ़ना तथा उसके अर्थ को समझना, यही अधिगम संप्राप्ति है, लर्निंग मटेरियल्स हैं, जिसको हम अब लर्न करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। जहां उदय होकर नित्य सूरज दिन में करे उजाला, जहां उदय होकर नित्य सूरज दिन में करे उजाला, जहां रात को चंदा मामा भरे अमृत का प्याला। जब छोटे बच्चे परेशान करते हैं तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए चंदा मामा की उपमाएं दी जाती है, और वो भी आज से नहीं बल्कि एक अरसे वर्षों से दी जाती है। चंदा मामा कहे जाते हैं। मामा शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है। माँ कहना कितना प्यारा लगता है, और माँ माँ दो बार माँ, ये और अधिक प्यारा लगता है। मामा एक ऐसा अटूट बंधन का नाम है जो किसी मामले में पिता से कम नहीं होता और माता से भी कम नहीं होता, वह दोनों का फर्ज निभाता है। जहां उदय होकर नित्य सूरज दिन में करे उजाला, सूरज जहां उदय होकर दिन में उजाला फैलाते हैं, और जहां रात को चंदा मामा भरे अमृत का प्याला, और जहां रात में चंदा मामा अमृत का प्याला भरते हैं। उदय का अर्थ होता है उगना, नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन, नित्य, प्रतिदिन, रोज रोज। सूरज को रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर आदि नामों से जाना जाता है। उजाला का अर्थ होता है प्रकाश। अमृत शांत और अच्छी ऊर्जा। अमृत किसे कहते हैं तो शांत रहना और अच्छी ऊर्जाओं के घोतक है अमृत। जो अच्छी ऊर्जाएं हमारे अंदर हैं, अच्छे सोच जो हमारे अंदर हैं, यह सभी अमृत ही तो हैं जो हमारे देश को महान बनाते हैं। देश के हर कण कण से देश महान बनता है। देश के हर व्यक्ति देश के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। आप भी देश के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाले छात्र हैं, क्योंकि आप ही कल के ऐसे उद्घोषक होंगे जो हमारे देश की नैया को पार लगाएंगे। हमारे देश के भविष्य हैं आप सभी छात्र देश के भविष्य हैं, क्योंकि आप में से ही कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई एडवोकेट, कोई एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, डीएम आदि इत्यादि बनेंगे। क्योंकि ये जो बने हुए हैं, यह निसंदेह किसी न किसी स्कूल, किसी न किसी क्लास से में बैठ करके, पढ़ करके, तभी आकर के मेहनत करके बने हैं। जो जितना मेहनत किया उतना पाया। जहां उदय होकर सूरज नित्य सूरज दिन में करे उजाला, जहां रात को चंदा मामा भरे अमृत का प्याला, वह देश है मेरा। उस देश के हम नागरिक हैं। आइए अगली पंक्तियों को देखते हैं। सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र की ये नदियां 7 बहने, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा।
सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र की जहां बह रही धारा। कहां बह रही? तो ये सभी नदियां किस देश में बहती हैं? भारत में बहती हैं, हमारे देश में बहती हैं। सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र की जहां बह रही धारा, गोदावरी नर्मदा कृष्णा का क्रीड़ा स्थल प्यारा। क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा स्थल अर्थात खेल का मैदान। अर्थात हम कहाँ जाते हैं? छुट्टियां होती हैं जब स्कूल से, जब हम घर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? खेल के मैदान में दौड़ते हैं, खेलते हैं पूरा मन से एकदम एंजॉय करते हुए। तो यह भी नदियां भी इस भारत भूमि पर खेलती हैं, अटखेलियां करती हैं, पर्वतमाला से उतरती है। उतरने के बाद से एक ही नदी जो गंगोत्री में अवतरित होते हुए समस्त देश में 108 रूपों में विभक्त होती हैं और 108 रूपों में इनका नाम अलग अलग होता है। ये हैं सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र की जहां बह रही धारा, गोदावरी नर्मदा कृष्णा का क्रीड़ा स्थल प्यारा। ये क्रीड़ा स्थल अर्थात खेल का मैदान है। किसके लिए? इन नदियों के लिए। सतलुज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती, कृष्ण, कावेरी। गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्ण, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, सरजू, जमुना, ये कई नाम हैं, कई नदियां हैं जो प्रतिदिन कई जीव जंतुओं को, पता ही नहीं कितने जीव जंतुओं को यह आश्रय दी हुई है। इनके जल में रहने वाली मछलियां, कई ऐसे प्राणी हैं जो जल के अंदर हैं। बहती हुई नदियों के धारा को किनारे पर पीने वाले, नहाने वाले, खाने वाले, जीवन यापन के विभिन्न सुविधाओं को अर्जित करने वाले इन नदियों से कई लोग लाभान्वित होते हैं। और यह खेलती जाती हैं मैदानी भागों में, जब उतरती हैं तो खेलती जाती हैं। इनका खेल स्थल है भारत। और अन्यथा कहीं किसी देश में इतनी नदियां नहीं बहती जितनी नदियां हमारे भारत में बहती हैं। इसलिए भारत एक पावन अर्थात पवित्र देश है, जिस देश में यहाँ की भौगोलिक स्थिति इतनी सुंदर है, जहां पर कोई भी आ जाए तो उसे जाने की इच्छा ना हो, रहने का इच्छा करे। आइए आगे देखते हैं। जिनका पावन तट ऋषियों का, जिनका पावन तट ऋषियों का, किनका? नदियों का। गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, सरजू, जमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं, इन नदियों के पावन तट पर ऋषियों का, जिनका पावन तट ऋषियों का क्या रहा? ज्ञान का डेरा। डेरा का अर्थ होता है स्थान, जहां पर ये नदियां, आप देखिएगा इतिहास के हवाले से हमें मिलता है, भूगोल के हवाले से मिलता है, अन्य विषय वस्तुओं से हमें प्राप्त होता है कि नदी घाटी सभ्यता, जहां नदियों का वास ज्यादा हुआ वहां पर अधिक डेवलपमेंट हुआ, अधिक विकास हुआ, जिसमें मेसोपोटामिया का नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, जहां मेसोपोटामिया सबसे पहला शहर था, जहां हड़प्पा की सभ्यता में दिखती है कि जहां सबसे पहला वो सभ्यता था, जहां पर लोग शहर, टाउनशिप को बहाल किए थे, शहर बनाए थे, नालों की व्यवस्था किए थे घर से निकासी के लिए। तो ऐसे, और वह जगह निसंदेह नदी तट का ही था। नील नदी की देन, कई नदियों की देन हमने पढ़ा है, जिसमें यह मिलता है कि नदी के तट पर रहने वाले क्षेत्र अधिक विकासशील हुए, अधिक विकसित हुए और आज विकासशील के चरमता पर स्थित हैं। जबकि अन्य जगह जो नदी से दूर के तट थे, जो नदी से दूर के स्थान थे, उन स्थानों पर अपेक्षाकृत कम विकास देखने को मिला। किसके? तो नदी के तट पर स्थित रहने वालों के, क्योंकि नदियों के पानी से फसलों की उगाही, खेती करना, यातायात के साधन में एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने
उत्पादों को बेचना, भेजना, व्यापार के लिए नदियों का प्रयोग करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात करने के लिए नदियों का प्रयोग करना, नहाने, खाने, पीने, हंसने, गाने, रोने, सभी में नदियों का सहयोग मिलता है। यहाँ तक कि हमारे देश में तो मेला भी लगता है नदियों के तट पर। सोनपुर के नदी तट पर ही मेला लगता है, जहाँ 3 नदियों का संगम है। वहाँ विश्व का, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। गंगा सागर, गंगा और सागर जहाँ मिलती हैं, वहाँ पर गंगा सागर तीर्थ स्थल है, जहाँ मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगाना अपना सौभाग्य सभी लोग समझते हैं। हम पूजा वाले देश के नागरिक हैं। यह देश हर कण कण में ईश्वर का वास समझता है और हर कण कण की पूजा करता है। यह गर्वान्वित करने वाली ही बात है, जबकि अन्य देशों में ऐसी कुछ बातें नहीं दिखती जो कि हमारे देश में दिखती है। ये है हमारा भौगोलिक स्थिति हमारे देश की, जिसके ऊपर हमें गर्वान्वित महसूस होता है, हम गर्व करते हैं। वही देश है मेरा जिनका पावन तट ऋषियों का रहा ज्ञान का डेरा, वही देश है मेरा। पावन का अर्थ होता है पवित्र, ज्ञान शिक्षा को कहते हैं, और डेरा स्थान, अर्थात जहां पर जिसके पवित्र तट पर, जिन नदियों के पवित्र तट पर ऋषियों का रहा ज्ञान का डेरा, जहां पर ऋषि मुनि हमारे देश के नदी तट पर रह करके ज्ञान, तरह तरह के ज्ञान, कोई वैदिक ज्ञान, कोई अध्यात्म ज्ञान, कोई औषधि ज्ञान, यह अलग अलग वेदों की रचनाएं उन्होंने की, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जड़ी बूटियों के बारे में पूर्णतया उसमें शिक्षा दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, जिसके अंतर्गत आज तक हमारा मेडिसिन और तरह तरह के उपचारों के लिए उनमें दवाइयों का प्रावधान लिखा हुआ है, जो कि हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। आगे चलते हैं। हमारा देश भारत, भारत का नक्शा भी एक अद्भुत नक्शा है। इस तरह का नक्शा किसी और देश का हो ही नहीं सकता, होगा भी कैसे, क्योंकि ये तो भारत है। भारत जिसके मुख्य 4 नाम ऐसे जाने जाते हैं: आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, और एक है नाम जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप अर्थात राजा जामवंत जब थे यहाँ पर, जिस द्वीप पर, उसको जम्बूद्वीप कहा जाता है। यह भारत के कई नाम थे। भरत, राजा भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। इस तरह से भारत की कई कहानियां हैं, भारत के विस्तार का, भारत के उपनयन संस्कार का। भारत में आर्य जब आए और यहाँ की सभ्यता का विकास उन्होंने किया, जिस तरह से संस्कृति का विकास किया, संस्कृति और सभ्यता को सुदृढ़ बनाया, भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से हमारे देश को अग्रसर किया, वह धन्यवाद के पात्र थे। और उनके बदौलत ही हम भारत को एक नया नाम देते हैं, आर्यावर्त, आर्य के रहने का स्थान। उत्तर और हिमालय जिसकी, देखिए भौगोलिक स्थिति कितनी अच्छी है हमारे देश की। उत्तर और हिमालय जिसकी, शोभा नित्य निखारे। ये हिमालय जो ये पहाड़ है, पर्वत है, ये पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। जो हिमालय अपनी गरिमा और महिमा का बखान इसके लिए विश्व में कहीं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वविदित है, सभी जानते हैं इसके बारे में, हिमालय के बारे में। हिमालय हिम का आलय, हिम का घर है। यहाँ बर्फबारी सदैव होती रहती है। यहाँ से अमरनाथ की गुफा या फिर कश्मीर से देखती छटाएं बनती हैं यहाँ की। यहाँ बर्फबारी सदैव होती रहती है, ठंडा मौसम रहता है, बर्फ की नदियाँ बहती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, और हिमालय
स्वयं अपने आप में एक बड़ा सा विज्ञान है, विशेष ज्ञान। इसमें कई तरह के विशेष ज्ञान छुपे हुए हैं। ऋषि मुनियों का तपोवन है, तपस्या का एक विशेष स्थल है जहां पर कई ऋषि मुनि ज्ञानी वहां जाकर के अद्भुत ज्ञान को प्राप्त किए। वो है हमारा हिमालय, जो उत्तर में स्थित होकर के एक विशालतम छोर को संभाले हुए है। उत्तर ओर हिमालय जिसकी शोभा नित्य निखारे। किसकी? जिसकी, किसकी? भारत देश की। भारत देश की शोभा कौन निखारता है? उत्तर में हिमालय। उत्तर में हिमालय जिसकी शोभा नित्य निखारे। नित्य अर्थात प्रतिदिन, प्रतिदिन, रोज, नित्य। और शोभा अर्थात सुंदरता, सुंदरता को निखारने का काम करता है। कौन? हिमालय। किसकी सुंदरता को निखारने का काम करता है? भारत की सुंदरता को। कहां पर स्थित है हिमालय? भारत के किस छोर पर है? उत्तर। उत्तर में हिमालय भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर का काम करता है हिमालय। हिमालय अघोषित रूप से एक बड़ा सा बॉर्डर है जिसे पार पाना अत्यंत कठिन है। दुर्लभ तो नहीं कह सकते, क्योंकि कई लोगों ने हिमालय के पर्वत के शिखर को छुआ है। दक्षिण में सागर जिसके पावन चरण पखारे। दक्षिण में, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में सागर। दक्षिण साउथ इंडिया में सागर जिसके पांव पखारते हो, वह है हमारा भारत। भारत के ऊपरी हिस्से को उत्तर कहा जाता है और दक्षिण ये दक्षिण हिस्सा है। अर्थात अगर हम भारत को एक महापुरुष के रूप में देखें तो यह सर और यह पांव। अर्थात यहां से दक्षिण दिशा से समुद्र, बड़े बड़े समुद्र पांव पखारते जाते हैं हमारी भारत भूमि का। और उत्तर में हिमालय अपने सर्वोच्चता को प्राप्त किए हुए अपने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। यह हमारे देश की भौगोलिक स्थिति है जो हमें गर्वान्वित करती है, हमें यह महसूस कराती है कि हम विश्व में सबसे उन्नत देश के वासी हैं और यह देश हमारा सबसे उन्नत है। इसलिए तो भारत विश्व गुरु कहा जाता है। भारत की बहुत सारी खूबियां हैं। शालीमार बाग, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर जो फसल सेब की होती है वो सेब विश्व का सबसे उन्नत सेब होता है जो किसी अन्य देश में नहीं प्राप्त होता। ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, मुनक्का, इनकी खेती। फूल, सबसे सुंदर फूल डल झील के ऊपर पटरे बिछाकर जो उपजाए जाते हैं कश्मीर में, वैसा कहीं और नहीं होता। गरम मसाला, एकमात्र उत्पादक देश भारत। यह गर्वान्वित करने वाली बात है हमारे पास। और हम अपने भारत के लिए जो बन पड़ता है, तन मन धन सभी से हम भारत के लिए न्यौछावर होते हैं। भारतवासी भारत देश को सर्वोपरि रख करके, अपने देश को सर्वोपरि रख करके ही वह किसी और अन्य चीजों के बारे में सोचते हैं। पावन चरण पखारे, अर्थात उत्तर में हिमालय और दक्षिण में सागर। हमारे भारत के दक्षिण में सागर पांव पखारते हैं और उत्तर में हिमालय अपनी विशालतम काया को लिए हुए इसका संरक्षक बना हुआ है। छात्रों, एक चीज आप लोगों को और पढ़ने को मिला होगा, जरूर मिला होगा या फिर मिलेगा भी, कि जो बंगाल की खाड़ी से एक हवाएं उठती हैं और जाकर हिमालय से जब टकरा करके वापस होती हैं तो मानसून आ जाता है भारत में। अगर हिमालय पर्वत न होता भारत के उत्तर में तो मानसून भारत में नहीं आता। अर्थात हिमालय हमारे देश को कितना बड़ा उपहार देता है, कितना बड़ा उसका उपकार है, यह कहने से पूरा नहीं होता, बल्कि हिमालय हमारे लिए गर्व की विषय वस्तु है। यह भारत को महान बनाने में हिमालय
और इन सागरों की कम भूमिकाएं नहीं है, अतः इनको हम दरकिनार नहीं कर सकते। छात्रों, जय जवान जय किसान हमारे देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। ये किसान हमारे देश को उपजाऊता देते हैं। हमारे देश की 60% आबादी या 60% भूमि खेती योग्य होती है, खेती योग्य है और खेती सर्वोपरि हम करते हैं। जिसकी माटी सोना उगले, अर्थात जिस देश की माटी, हमारे देश की माटी सोना उगलती है, सोना, हरी सोना फसलों के रूप में, गेहूं के दानों के रूप में, धान के रूप में, अनाजों के रूप में, क्योंकि लाख सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात हो जाएं, किसी के पास भोजन के लिए तो रोटी ही चाहिए, चावल ही चाहिए, दाल ही चाहिए, सब्जी फल फूल आदि चाहिए, जो कि यहाँ की माटी देती है। कहाँ की? भारत की। जिसकी माटी सोना उगले, धरती जीवन देती। सोचिए, धरती कैसे जीवन देती है, किस प्रकार से जीवन देती है। तो जिसकी माटी सोना उगले, धरती जीवन देती। कैसे देती? तो माटी से अनाज उत्पन्न होता है और उस अनाज को खा करके हम जीवन की रक्षा करते हैं। और जीवन के लिए, प्रत्येक जीव जंतुओं के जीवन के लिए, जो सभी जीव जंतु किस पर आश्रित हैं? पेड़ पौधों पर। और वह पेड़ पौधों को उपजाने के लिए उपजाऊ भूमि हमारे भारत में श्रेष्ठ भूमि है, जिसके वजह से यहाँ की धरती सोना उगलती है। जिसके हली, हली का अर्थ होता है किसान, हल चलाने वाले। जिसके हली अन्न के दाता। इस देश की हली, हली अर्थात हलधर, किसान, भूमि से आहार उत्पन्न करने वाले, यह अन्न के दाता हैं। दाता अर्थात दान देने वाला, दान करने वाला, देने वाले को दाता कहते हैं। अर्थात किसान, पांव में बीमारियां फट जाती हैं, हाथ गंदे लगते हैं, मिट्टी में काम करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है यह पता नहीं चलता उन्हें, लेकिन वह निरंतर यह इस प्रयास में रहते हैं कि हमारा फसल अच्छा हो, हमारा फसल अच्छा हो। वह ईश्वर तुल्य ही लगते हैं। पूरा देश किसान को इंसान नहीं बल्कि भगवान स्वरूप ही देखता है, क्योंकि वह अन्न के दाता हैं, अन्न देने वाले हैं। सोचिए जरा, अन्न नहीं उपजाए अगर किसान, तो भला किसके पेट में अनाज का दाना जाए। अंततः छात्रों, एक बड़ी बात यह होती है कि जब भूखे सोने की जरूरत पड़ती है तो उस किसान को ही सोना पड़ता है। वह भी बर्दाश्त करता है। बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, धूप हुई तो फसल अच्छी होगी, ये हुआ तो अच्छी होगी, ये हुआ तो अच्छे होंगे फसल, और नहीं हुआ तो खराब होते हैं। रोने की वक्त बारी आती है तो किसान ही रोता है। छात्रों, किसान बेहद ही महान होता है, क्योंकि वह अपना जीवन देश हित में लगाता है, अपने देश की लोगों के भूख को शांत करने के लिए प्रतिदिन माटी में अपने सोने को खोजता है। वह खोदता है माटी को, बीजों को रोपित करता है, जल संचय हर तरह से उसे संभाल करके बड़ा करता है। किसान वास्तव में भगवान ही है, जो अन्नदाता, अन्न के देने वाले हैं। जिसके हली अन्न के दाता, न्यारी जग से खेती। न्यारी जग से खेती, जग से अर्थात संसार में सबसे न्यारी, न्यारी अर्थात अनूठी, सबसे अच्छी खेती कहाँ होती है? भारत में। भारत में किसान सुबह से शाम तक अपने खेतों में मेहनत करते हैं। आज तो बहुत से ऐसे उपकरण आ चुके हैं जिनसे खेती आसान सी लगती है, परंतु आज भी छात्रों आसान नहीं होती खेती करना। खेती
आसान नहीं होता। चाहे कितने भी उपकरण हो जाएं, किसान का काम कम नहीं होता। किसान को सुविधा अवश्य मिली है, परंतु किसान का मेहनत कम नहीं होता। किसान धान्य को उपजाने में जो सहयोग प्रदान करते हैं अपने देश को, वह अभूतकालीन और बड़ा ही अविस्मरणीय होता है। उनके अगर नजदीक से देखा जाए किसान को, तो वास्तव में एक गर्व करने की इच्छा होती है कि भारत देश क्यों इतना महान है, तो उसका एक स्तंभ किसान जरूर है। एक जवान भी है, एक किसान भी है, तभी तो हमारा देश महान है, जो एक बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात है, और एक हमारे पेट में अनाज जाए उसके लिए दिन रात कार्यरत है। यह दोनों मिलकर के हमारे देश को महान बनाते हैं। छात्रों, इन्हें कभी भी, इन्हें जितनी भी सलाम की जाए, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का यह नारा बिल्कुल ही सही है, जय जवान जय किसान, क्योंकि उनकी जय होगी तो हमारी जय होगी, हमारे देश की जय होगी। हमारा देश जग में सबसे न्यारा खेती करने वाला देश है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देश जहां वसंत आदि 6 ऋतुएं, कितने ऋतुएं? 6 ऋतुएं आप जानते ही हैं, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, और 6 ऋतुएं हैं हमारे देश में। शीत ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। इस तरह करे वर्ष भर फेरा, जहां वसंत आदि 6 ऋतुएं, करे वर्ष भर फेरा, वही देश है मेरा। कौन सा देश है? जहां 6 ऋतुएं, अर्थात ये ऋतु जो परिवर्तित होती है, यह क्या परिवर्तन करता है? एक साल में 6 ऋतुएं पूरे विश्व में किसी देश में नहीं होती, और ये भारत में यह उपहार ही है ईश्वरीय शक्ति का, इस प्रकृति का, जो यहाँ 6 ऋतुएं एक वर्ष में आवागमन करती हैं। जिस ऋतु परिवर्तन के वजह से आपने पढ़ा होगा साइंस में, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन अर्थ के घूमने के, घूर्णन के वजह से रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस। ऋतु परिवर्तन जो होता है वो रिवोल्यूशन के माध्यम से होता है, घूर्णन के माध्यम से होता है पृथ्वी के। यह विज्ञान से आपको मिला होगा। और यहाँ पर भारत भूमि पर यह सौभाग्य है पूरे विश्व में भारत का, जहाँ पर वसंत आदि 6 ऋतुएं पाई जाती है। वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसके जैसा मनमोहक, मनभावन ऋतु कोई अन्य नहीं होती। वैसे तो सभी ऋतु अपनी अपनी छाप, अद्भुत छाप छोड़ती है इस देश में। यहाँ शरद में भी, चाहे शीत हो, चाहे ग्रीष्म हो, चाहे वसंत हो, हर ऋतुओं में एक नयापन लगता है, एक नया उद्गार, उत्साह लगता है। और हर ऋतुओं में हम अलग अलग प्रकार से पर्व मनाते हैं, इसलिए भारत को त्योहारों का भी देश कहा जाता है। भारत में नदियां, इतनी बड़ी बड़ी नदियां जो चौओर फैली हुई हैं। भारत के चरणों को धोने वाला सागर, महासागर, अर्थात भारत के तटीय क्षेत्रों से निकलने वाली समुद्र, भारत के उत्तर दिशा में विशालतम